हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन और आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर धवन एज टॉक। टॉपिक जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं इंडियन इकोनॉमी, तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं वो होता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली के प्रकार। जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का जो टॉपिक है वो एकदम बेसिक टॉपिक है और इस टॉपिक से हमारे को जो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी की समझ है वो हमारी डेवलप होगी कि आखिर में क्या आइडियोलॉजी होती है, क्या विचारधाराएं होती हैं जिससे पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। जैसे ही कोई गवर्नमेंट बदलती है तो आइडियोलॉजी भी बदल जाती है, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका भी बदल जाता है, काफी चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं हमको। और इतिहास में अलग अलग टाइम पर भी हमको डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिले हैं। आजादी से पहले हमारा अलग टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम था और आजादी के बाद का अलग इकोनॉमिक सिस्टम बना, और आज हम जिसमें चल रहे हैं वहां पर भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो हमको पढ़ना है। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली के प्रकार। और ये जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही बेसिक टॉपिक रहेगा और काफी कंसेप्ट मेकिंग टॉपिक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। यदि मैं आप पर सबसे पहले आपको बोलूं कि आज के टाइम पर जब हम तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, हमारे जो तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम माने गए हैं। एक जो सबसे पहला हम पढ़ते हैं वो होता है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, कैपिटलिस्टिक सिस्टम। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, और इसे बोलते हैं कैपिटलिस्टिक सिस्टम। फिर इसके बाद ये सबसे पहले पूंजीवादी थी है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आती है वो है समाजवादी आर्थिक प्रणाली, और इसको कहते हैं सोशलिस्टिक सिस्टम। और जो तीसरी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मिश्रित प्रणाली, और मिश्रित को हम कहते हैं मिक्स्ड सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर ये पूंजीवादी प्रणाली पे जाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा कि ये जो इनको तो हम पढ़ते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होता है, अर्थशास्त्र जो होता है, अर्थशास्त्र में इन सब्जेक्ट्स के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एक और सिस्टम था, यदि मैं कहूँ इनसे भी पहले आखिर में क्या सिस्टम था, वो जो सिस्टम था उसको बोलते थे हम सामंतवाद। और एक सामंतवादी प्रणाली बोल सकते हैं अपन, आर्थिक प्रणाली ना कहकर भी एक सामंतवादी प्रणाली बोल सकते हैं, फ्यूडल सिस्टम। ये जो फ्यूडल सिस्टम था आखिर में क्या था, देखो ये अपना अपन कहें कि राजनीति के क्षेत्र में भी था ये, प्लस अर्थव्यवस्था भी थी। यहाँ पर ये था क्या मामला, देखो पुराने समय पर जो राजा महाराजा होते थे, पहले के टाइम पर जो राजा महाराजा होते थे, राजा के पास ही जो सारी की सारी जो लैंड थी, जो जमीन थी, सारी की सारी जमीन का मालिक कौन होता था, राजा होता था। और देखो अर्थव्यवस्था के जो उत्पादन के जो साधन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसमें सबसे मेन जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो लैंड होता है, जमीन होता है। तो पहले तो ये था कि राजा महाराजा के टाइम पर जिस राजा महाराजा के पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी वो उतना ही बड़ा राजा होता था। और आप नाम पढ़ते थे चक्रवर्ती राजा और पूरा भारतवर्ष पे राज्य। तो जो है कि हमारे राजस्थान में भी आप देखते हो बहुत सारी रियासतें थी। तो राजा महाराजाओं के टाइम पर क्या था, ये जमींदारी, ये जो सामंतवादी प्रणाली थी, इसमें क्या था कि कोई भी यदि भूमि का एरिया है, कोई लैंड एरिया है, उस भूमि के एरिया पे एक तो है बड़ा सामंत, एक तो क्या है, बड़ा सामंत है। जो बड़ा सामंत है मीन्स वो हो गया राजा, और उस बड़े सामंत के अंडर में बहुत सारे रहेंगे छोटे सामंत। जैसे एक तो हो गया है बड़ा सामंत, जो क्या है एक तरीके का उस रियासत का राजा है, जो राज्य है उसका। इसके अंडर में फिर रहेंगे बहुत सारे छोटे सामंत, जो उस राज्य, जो उस मेन जो राजा उसके अंडर में ही वो काम कर रहे हैं, अपना अपना उनका एरिया राजा ने उनको दे रखा है। अब ये जो सामंत है इनके पास भी शक्ति है, राजा ने अपनी शक्तियां इनको भी दे रखी है। अब क्या है, ये जो पूरी की पूरी भूमि है, इस भूमि पर जो उत्पादन का जो कार्य हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो कृषि है मेनली। मेनली क्या प्रोडक्शन है, कृषि। अब कृषि कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। लेकिन मालिक कौन है जमीन का, जमीन का मालिक तो कौन है, राजा है। और राजा के अंदर में फिर सामंत बैठे हुए हैं। तो किसान जो था वो उत्पादन करता था, लेकिन उस उत्पादन का काफी सारा हिस्सा कौन ले जाता था, ये सामंत ले जाते थे, और ये बड़ा सामंत ले जाता था। तो किसानों का तो क्या होता था, शोषण होता ही होता था। तो पहले के समय पर तो थी ये वाली जो सामंतवादी प्रणाली थी। और ये जो राजा था, यदि मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्म्स में बात करूं, इकोनॉमी से हटकर थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्म्स में बात करूं, तो क्या है कि ये जो सामंत होता था, जो राजा होता था, इस राजा के पास ही तीनों की तीनों शक्तियां होती थी। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि
एक लेजिस्लेचर, जो सत्ता का विभाजन है, जो शक्ति का विभाजन है, एक तो है लेजिस्लेचर विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, और तीसरी है जुडिशरी या न्यायपालिका। तो जो आज के टाइम पर तो सत्ता का विभाजन है, लेकिन पहले के टाइम पर क्या था कि ये जो राजा होता था, राजा के पास ही क्या है, इसी के पास कानून बनाने की शक्ति है। विधायिका जो है वो क्या बनाती है, कानून बनाती है। लेजिस्लेचर क्या बनाता है, एक्ट बनाता है। दूसरी बात, जो राजा है, ये राजा ही क्या करता था, इन कानूनों को लागू करवाने का काम। तो ये कार्यपालिका का काम भी कौन करता था, ये राजा ही करता था, कानून लागू करवाने का। और जो तीसरा था वो था न्यायपालिका का काम। तो न्यायपालिका का काम भी कौन करता था, राजा करता था। तो ये जो राजा था, ये जो सबसे बड़ा सामंत था, यही एक एकमात्र सत्ता का केंद्र हुआ करता था। और किसानों का तो शोषण होना ही है, लगान के कारण से किसानों को शोषण होगा ही। आखिर में फिर क्या समय आया, यदि मैं सबसे पहले बात करूं, इंग्लैंड में 1688 इंग्लैंड में हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति। तो 1688 का जो इंग्लैंड था, 1688 इंग्लैंड, और इस इंग्लैंड में वहां पर जो राजा था उस टाइम पर, वो था जेम्स सेकंड। इस समय पर इंग्लैंड में हुई थी रक्तहीन क्रांति, या इसको कहते हैं ग्लोरियस रिवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति। अब देखो क्या था ये गौरवपूर्ण क्रांति में। इंग्लैंड में जो जनता थी, जनता ने जो राजा है, राजा से अधिकारों की मांग की, जो मूल अधिकार होते हैं उनकी मांग हुई है, बोलने की आजादी की मांग हुई है। और बहुत सारे ऐसे वहां पे राजा ने नियम कानून बना रखे थे जो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। कैथोलिक धर्म जो है उसमें रूढ़िवादी वो जो राजा के कानून थे। अब जनता जब राजा से मांग कर रही थी, आखिर में जो जेम्स सेकंड है, इस जेम्स सेकंड को क्या करना पड़ा, आखिर में कहीं ना कहीं जनता की बात माननी पड़ी। और इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले जो लोकतंत्र की स्थापना हुई वो कहां पर ही हुई, वो इंग्लैंड में ही हुई। और जो हम पढ़ते हैं जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये जो शासन प्रणाली आई सबसे पहले इंग्लैंड में ही आई। 1688 और 1689 इस दौरान ये सारा का सारा ये जो सत्ता पलट हुआ। जेम्स सेकंड थोड़े समय के बाद वो फ्रांस चला गया, और फिर इंग्लैंड में जेम्स सेकंड की बेटी और उसका जो दामाद था वो वहां पे राजा और रानी बने। तो जो इंग्लैंड की जनता थी, इंग्लैंड की जनता को लोकतंत्र मिला। और लोकतंत्र ही ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर जनता को सबसे ज्यादा आजादी मिलती है, बोलने की आजादी मिलती है, आविष्कार करने की आजादी मिलती है, नए नए तरीकों से वो सोच सकता है। जैसे आपको यदि पुरानी बात मालूम हो कि जैसे गैलीलियो है, गैलीलियो जो था उसने जैसे बताया कि जो पृथ्वी और सूरज के बारे में बताया कि सूरज पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। तो इस टाइप की जब बातें की गई हैं तो गैलीलियो को क्या सजा मिली है वहां पे चर्च के द्वारा। ऐसे ही जब और भी कोई जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोई भी नई बात की, तो चर्च क्या देता था, उनको उनको सजा देता था। तो ऐसे वातावरण में तो ज्ञान विज्ञान का और इनका प्रसार होने वाला है नहीं। लेकिन इंग्लैंड में माहौल दूसरा था। इंग्लैंड में जो नई शासन जो पद्धति आई थी, जनता को काफी क्या मिले थे, अधिकार यहाँ पर मिले थे। इसी से आगे जाकर क्या हुआ कि इंग्लैंड की जो जनता थी बहुत ही ज्यादा जागरूक जनता थी। और हमने हिस्ट्री में भी ये बात पढ़ी है, निश्चित रूप से आपने ये बात पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अब मैं बताता हूं आपको कि औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की स्टार्ट भी कहां से हुई थी, इंग्लैंड से ही हुई थी। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण जो था वो क्या था, ये जो चेतना जो थी ना, ये ज्ञान विज्ञान का प्रसार वाली जो चेतना थी, लोगों में जो एक आजादी की भावना थी, कुछ भी नया आविष्कार करेंगे तो कोई उनको मारेगा नहीं, उल्टा प्रमोट किया जाएगा। तो ऐसी विचारधारा से ही ये उनका ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ। ऐसे में ही ये जो दौर था कि सामंतवाद चला गया था और खेती का विकास हो रहा था, प्लस विज्ञान का विकास हो रहा था, इसी दौर में इंग्लैंड में एक नई प्रकार की आर्थिक प्रणाली भी स्टार्ट हो रही थी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो अपना टॉपिक आएगा वो रहेगा पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। और ये पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का मीनिंग हो गया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है, इसकी प्रारंभ भी कहां पर हुआ है, सबसे पहले इसका प्रारंभ हुआ है सबसे पहले इंग्लैंड में ही। इंग्लैंड में जो जनता जागरूक थी, उद्योग धंधे भी करने लगी, अपने विज्ञान का प्रसार हो ही रहा था। यहीं पर एक विद्वान थे, नाम था उनका एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ जो है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। साथ के साथ एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के जनक।
क्या होता है पूंजीवाद, अभी मैं आपको बताऊंगा कि फादर ऑफ जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद के जनक है एडम स्मिथ, और जो ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है वो भी कौन है, एडम स्मिथ। तो अब इन्होंने क्या कहा, देखो एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी और बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। एक किताब लिखी एडम स्मिथ ने, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 इंग्लैंड। इस बुक में एडम स्मिथ ने क्या बोला, एडम स्मिथ ने बोला कि राज्य आर्थिक क्रियाकलाप के संचालन में हस्तक्षेप ना करे। इन्होंने क्या बोला, एक इन्होंने सिद्धांत दिया, एक दर्शन दिया, ऐसे बोलते हैं दर्शन को बोला जाता है लेसेज फेयर। लेसेज फेयर, लेसेज फेयर का मीनिंग क्या बोला इन्होंने, एडम स्मिथ ने क्या बताया, राज्य आर्थिक क्रियाकलाप के संचालन में हस्तक्षेप ना करे। मीनिंग है जो स्टेट है, स्टेट का मतलब होता है राज्य से, राष्ट्र से। आज जैसे इंडियन स्टेट, ये जो हम जो दूसरा टर्म बोलते हैं राजस्थान राज्य, हम उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर स्टेट का मीनिंग होता है देश से, राष्ट्र से। तो जो जो हमारा देश है, जो हमारा राज्य है, उसकी जो सरकार है वो इंटरफेयर ना करे आर्थिक क्रियाकलाप चलाने में। ये जो दर्शन था ये दिया था एडम स्मिथ ने। ये क्या है दर्शन, देखो यदि हम आज की बात करें, यदि मैं आपसे पूछूं क्या आपकी सरकार आपको मोबाइल की सुविधा दे रही है कि नहीं दे रही, खुद से अपनी कंपनी खोल के? हाँ, बीएसएनएल जो है सरकार की, उसकी मुख्य हिस्सेदारी है और सरकारी कंपनी है और सरकार चला रही है। क्या मैं आपको बोलूं, क्या आप हवाई जहाज में उड़ रहे हो कि नहीं सरकारी में? हाँ, सरकार हवाई जहाज भी उड़ा रही है। क्या सरकार होटल चला रही है कि नहीं चला रही? चला रही है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन के होटल, आरटीडीसी, आईटीडीसी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, सरकार अपने होटल चला रही है। तो ये देख रहे हो आप कि आर्थिक क्रियाकलाप में सरकार क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार खुद भागीदारी कर रही है। अब आप एक बात सोच के देखो कि हमारी जो सरकार है, सरकार का काम बॉर्डर पर देश की रक्षा करना, देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना और सारी अर्थव्यवस्था को ठीक से चलवाना, ये होना चाहिए, ये तो है ही है। लेकिन क्या ये सरकार का काम है होटल चलाना? तो देखो इसका मतलब है कि सरकार क्या कर रही है, आर्थिक क्रियाकलाप के संचालन में इंटरफेयर कर रही है। और 1776 में, इतने साल पहले ही एडम स्मिथ ने क्या कहा, लेसेज फेयर, कि सरकार आर्थिक क्रियाओं के संचालन में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाने में अपनी हिस्सेदारी ना करे, अपना वो हस्तक्षेप ना करे। अब एडम स्मिथ ने जो ये विचारधारा दी थी, इसी विचारधारा से किसका जन्म हुआ था, इसी विचारधारा से कैपिटलिज्म का जन्म हुआ, पूंजीवाद का जन्म हुआ। और पूंजीवाद की परिभाषा पे जाने से पहले एक बात और जो एडम स्मिथ के बारे में है, एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत और दिया था, वो सिद्धांत था इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड हो गया अदृश्य हाथ, अदृश्य हाथ। तो एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड का सिद्धांत भी दिया था, अदृश्य हाथ का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या था, कैपिटलिज्म से रिलेटेड ही है। एडम स्मिथ ने क्या बोला कि सरकार तो हिस्सेदारी ना करे, तो अर्थव्यवस्था को चलाएगा कौन? अर्थव्यवस्था को चलाएगा एक अदृश्य हाथ। ये अदृश्य हाथ क्या है, देखो एडम स्मिथ ने बोला एक अदृश्य हाथ है, एक अदृश्य शक्ति है, एक पावर है अदृश्य, जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को चला लेगी, पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को चला लेगी। सभी को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, और सभी उत्पादन का काम भी होगा, सभी को रोजगार भी मिलेगा। अब देखो इसको मैं कैसे समझाऊं, खेत है, खेत में एक बात बताओ, क्या जो किसान है खेत में डालता है बीज, लेकिन उस बीज से जो फसल उगती है, क्या वो फसल अपने आप उग रही है, या वो किसान ही उसको एक एक धीरे धीरे लंबाई बढ़ा रहा है? नहीं, फसल तो अपने आप उग रही है। किसान ने बीज डाला है, पानी दिया है, लेकिन फसल अपने आप उग रही है। तो क्या एक इनविजिबल शक्ति, एक अदृश्य शक्ति है कि नहीं वहां पर, जो उस फसल को उगवा रही है? हाँ, एक अदृश्य शक्ति है। ऐसे ही इकोनॉमी में एडम स्मिथ ने क्या बोला कि एक अदृश्य शक्ति है, और वो अदृश्य शक्ति पूरे के पूरा ये जो बाजार है, इस पूरे के पूरे बाजार में अच्छे से आर्थिक क्रियाकलाप चला लिया जाएंगे उसके द्वारा, और हमको राज्य के इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। तो अदृश्य शक्ति का सिद्धांत, जो इनविजिबल हैंड का जो कंसेप्ट है, वो किसने दिया था? एडम स्मिथ ने ही दिया था। अब हम बात करेंगे आखिर में पूंजीवाद की परिभाषा है क्या है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन। तो देखो यहां तक हमको ये बात तो मालूम चले कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम का कंसेप्ट देने वाले थे एडम स्मिथ, और उन्होंने इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट भी दिया था, और इंग्लैंड के रहने वाले थे
अब देखो, जब मैं बोलूंगा कि कैपिटलिज्म की डेफिनेशन क्या है, पूंजीवाद की डेफिनेशन क्या है, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, तो देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधनों पर प्राइवेट सेक्टर का मालिकाना हक होता है, और उत्पादन का जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व, प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है, और उत्पादन का उद्देश्य क्या कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। ऐसा नहीं होता कि वहां पे सरकार अपनी सरकारी कंपनियां चला रही है, जैसे आपने मैंने कुछ उदाहरण दिए आपको, और बहुत सारे उदाहरण सरकारी कंपनियों के आपको अपने इंडिया में देखने को मिलेंगे। आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, बहुत सारी कंपनियां सरकारी, रेलवे भी आप देखते हो सरकारी है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। तो अभी मैंने एक शब्द बोला, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये होते हैं उत्पादन के साधन। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इसमें वैसे आने को 4 फैक्टर आते हैं। सबसे पहला आता है लैंड, भूमि, जमीन, उत्पादन का सबसे मेन साधन। जमीन में पानी भी आएगा, जमीन में जो खनिज या मिनरल्स जो होते हैं वो भी आएगा। ये जो हमारी कृषि का उत्पादन हो रहा है जमीन से आएगा। दूसरा होता है कैपिटल, पूंजी। कैपिटल देखो, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, मशीनरी लगानी पड़ेगी, उद्योग धंधे लगेंगे। तीसरा होता है लेबर, लेबर है श्रम, जो श्रम जो कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक्स में जो श्रम की डेफिनेशन होती है, जो लेबर की डेफिनेशन होती है, हमारे राष्ट्रपति से लेकर और सबसे आखिरी पायदान पर कोई व्यक्ति यदि वो काम कर रहा है, आर्थिक उत्पादन कर रहा है, चाहे वो पत्थर तोड़ के कर रहा है या वो गड्ढा खोद के कर रहा है, तो किसकी डेफिनेशन में आते हैं, श्रम की डेफिनेशन में आते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो है जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं उद्यमी। उद्यमी कौन होता है, जो इन सब चीजों को इकट्ठा अरेंज करता है एक साथ। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो लैंड की व्यवस्था करेंगे, कैपिटल या पैसा निवेश करेंगे, लेबर की व्यवस्था की जाएगी। ये सारा काम करने वाला कौन होगा, उद्यमी होगा, एंटरप्रेन्योर होगा। किसान है, किसान एक उद्यमी है। किसान लैंड की व्यवस्था करेगा, खुद की लैंड होगी या किराए की हो सकती है, कैपिटल लगाई जाएगी वहां पर, श्रम करवा भी सकता है और खुद भी श्रम कर सकता है, तो किसान भी क्या होगा, एक उद्यमी। तो मैं बोल रहा हूं कि जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें ये जो उत्पादन के साधन है, खास तौर पर ये दोनों, इन पर किसका कब्जा होता है, प्राइवेट सेक्टर का कब्जा होता है। और इस आर्थिक प्रणाली का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, ना कि जनता का कल्याण करना। ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें जैसे अभी हमने बोला, सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई है, इंग्लैंड से स्टार्ट हुई है। और इसमें अब बात आएगी कि क्या खास बात होती है इस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम की, और क्या होती है इसकी नेगेटिव पॉइंट्स, क्या होते हैं इसके माइनस पॉइंट्स। पहले मैं आपको ये उदाहरण और दे देता हूं कि आखिर में ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम किन देशों में है। यदि मैं बात करूं, सबसे बड़ा कैपिटलिस्टिक देश जो है आज के समय का, पूंजीवादी देश जो सबसे बड़ा है, वो है कौन, अमेरिका। हमने ये बात तो देख ली है कि जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली जो है उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई है, स्टार्टिंग तो इंग्लैंड से हुई है। तो अमेरिका, इंग्लैंड, और ये जो कनाडा, जर्मनी, जापान, ये जो विकसित देश है सारे के सारे, ये सारे के सारे विकसित देश हैं। ये कौन सी आर्थिक प्रणाली वाले ही हैं, ये पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली ही है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम वाले ये सारे के सारे देश हैं। अब हमारा ये पॉइंट आएगा, हमने डेफिनेशन देखी, हमारा ये पॉइंट आएगा कि आखिर में ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके फायदे क्या हैं। पूंजीवाद के पॉजिटिव इंपैक्ट, सकारात्मक पक्षों की बात करें, आखिर में क्यों बहुत सारे देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और क्यों ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सफल भी हुई, तो इन पॉइंट्स में इसके सकारात्मक पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट स्टूडेंट्स आएगा वो क्या है कि पूंजीवादी जो प्रणाली होती है, इसको माना जाता है कि यह दक्ष होती है, एफिशिएंट होती है। देखो, हम बात कर रहे हैं सकारात्मक पक्षों की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पक्ष। और इसके सकारात्मक पक्ष क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या माना जाता है कि यह एक दक्ष प्रणाली होती है, एफिशिएंट सिस्टम होता है, एफिशिएंट होती है प्रणाली। अब देखो इसका क्या मीनिंग है, दक्ष प्रणाली का मीनिंग है कि देखो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब सब कुछ प्राइवेटाइज किया जाता है, जो प्राइवेटाइजेशन होता है, तो प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं
वो अपने रिसोर्सेज का, अपने संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहती है। अब देखो यदि एक बात की मान लिया कि कोई कोयला की खान है, ये कोयला की खान है, कोल माइन है, और एक तो ये सरकारी कंपनी की खान है, और एक जो कोयला की खान है वो प्राइवेट कंपनी की खान है। प्राइवेट कंपनी में जैसे आप देखते हो ये अंबानी अडानी है, अडानी के पास कोयला की खान है। तो देखो सरकारी वाली खान जो कोल इंडिया लिमिटेड की है, यहाँ पर माइंड में क्या होगा कि पहले तो जो आसानी से निकाला जा सकने वाला जो कोयला था वो निकाल लिया जाएगा, और जो कोयला बच गया मुश्किल है इसको निकालना, तो यहाँ पर जो सरकारी खान है और सरकारी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ सरकारी सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं ये जो मुश्किल है जिसको निकालना, इसको ऐसा कैसा छोड़ दिया कि इसके अंदर क्या माथापच्ची करनी है। लेकिन ये प्राइवेट वाला क्या करता है, प्राइवेटाइजेशन वाले, प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट कंपनी क्या करती है, जो ये मुश्किल वाला कोयला है इसको भी कहेंगे भैया इसको छोड़ोगे नहीं, इसको पूरा बाहर निकालोगे तो ही पेमेंट मिलेगा। तो प्राइवेट वाला अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं जाने देगा। ऐसी दूसरी बात है कि मान लिया कि एक जो कंपनी है वो सरकारी कंपनी है और एक कंपनी है प्राइवेट कंपनी। तो देखो एक ऐसा देखा जाता है कि सरकारी कंपनी में क्या हो रहा है कि मान लो पंखे फिजूल में चल रहे हैं तो फिर कोई परवाह करने वाला नहीं है। देखो मैं एक्सेप्शनल नहीं बोलूंगा कि हाँ कुछ कंपनी इतनी अच्छी होंगी कि वहां का मैनेजमेंट इतना अच्छा होगा कि हर चीज का ध्यान रखेंगे, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि सरकारी सिस्टम में परवाह करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक जो चीज है वो सबकी है और वो खुल रहा चल रहा है तो वो सब कोई कि दूसरा बंद कर देगा पंखा, एक और सोचेगा कि वो बंद कर देगा। लेकिन प्राइवेट में क्या होगा, प्राइवेट में ऐसे फिजूल खर्ची और फिजूल की इस टाइप की चीजें नहीं होंगी। किसी न किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जाएगी कि यदि ये पंखा फिजूल में चलता मिला तो उस व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्वेश्चन खड़े किए जाएंगे। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ही एफिशिएंट इसी कारण से हो जाता है कि वह ये चाहेगा कि जितना संसाधन है, जितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा उसको क्या मिल पाए, उसको रिटर्न उसका मिले। और जो अपने कर्मचारी को सैलरी देगा यदि प्राइवेट सेक्टर, तो वो चाहेगा जितनी सैलरी दी जाती है उससे दोगुना काम करके वह कर्मचारी उसको दे। देखो प्राइवेट सेक्टर यही है, क्योंकि कर्मचारियों को भय भी रहता है कि भाई अब अच्छा काम नहीं करूंगा तो कंपनी क्या कर देगी, निकाल देगी। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर क्या बन जाता है, प्राइवेट सेक्टर दक्ष बन जाता है, और यही इसका सबसे बड़ा एक कारण है। अब फिर इसमें और क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होते हैं कि ये दक्ष तो होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट्स के लिए, लाभ के लिए। अब सभी कंपनी अपना लाभ बढ़ाना चाहती है तो कहीं ना कहीं उनको क्या बनना ही पड़ेगा, उन्हें दक्ष बनना ही पड़ेगा। इसी क्रम में होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में चूंकि सभी लोग और सभी कंपनियां अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, और इसी कारण से संसाधनों का दक्ष उपयोग करेंगे, खर्चों को कम से कम रखा जाएगा, फिजूल खर्ची कम की जाएगी, सारे के सारे लोग दक्ष होने लगे, सारी कंपनियां एफिशिएंट होने लगे, तो आप बताओ क्या देश का जो आर्थिक विकास है, जो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो तेज होगा कि नहीं होगा। यदि सारी कंपनियां एफिशिएंटली काम करें, सारी कंपनियां अच्छे से काम करें, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का कैसे होगा, तेजी से होगा, अच्छे से होगा। और यही कारण है जो हमने सकारात्मक पक्षों में बात की कि दक्ष प्रणाली होती है, देश का आर्थिक विकास कैसा होता है, तेजी से होता है। फिर एक बात होती है कि आर्थिक विकास तेज तो हो रहा है, प्लस जो दक्ष जो कंपनियां हैं वो गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने की कोशिश करती है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की कोशिश करती हैं, क्योंकि देखो उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे कंपटीशन वाला पॉइंट, क्योंकि दूसरी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा भी है, तो अच्छा उत्पादन करेंगे, कम से कम मूल्य पर उत्पादन करेंगे। तो ये हमारा एक मेन पॉइंट हो गया कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एफिशिएंट माना जाता है और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होता है, संसाधनों का अच्छे से अच्छा यूज करने की कोशिश होती है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसी कारण से आर्थिक विकास में भी क्या आती है, तेजी आती है, आर्थिक विकास की गति बढ़ती है। अब आर्थिक विकास बढ़ेगा, उसके साथ साथ लोगों का जो रहन सहन का स्तर है वो भी बढ़ता है, लोगों की शिक्षा के स्तर भी बढ़ेंगे, चिकित्सा के स्तर भी बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट उस अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, सभी लोगों के ऊपर और सभी क्षेत्रों में वह प्रभाव दिखाई देता है। देखो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है, अर्थव्यवस्था का दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। पूंजीवादी जो आर्थिक प्रणाली है वो कंपटीशन पर टिकी होती है, प्रतिस्पर्धा पर टिकी होती है। ये जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन, अब देखते हैं पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में कंपटीशन होता है। कंपटीशन किसका होता है, बहुत सारी जो फर्म है उनके बीच में होता है कंपटीशन। कैसे होता है, उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं कि जो आर्थिक प्रणाली है उसमें कोई एक ही कंपनी है,
एक ही कंपनी है, जैसे आज के टाइम पे मैं आपको बोल दूं एक अकेली जियो है, यदि एक अकेली जियो होगी तो एक बात बताओ, क्या आपको इतना सस्ता डाटा मिलेगा? एक ही कंपनी है, वो अपना डाटा का रेट बढ़ा देगी, महंगा कर देगी। लेकिन मान लिया जैसे पहले के टाइम की मैं बात करूं, एक समय था जिस समय पर हमको 250 रुपीज का 1 GB डाटा मिलता था 1 मंथ का, 250 रुपीज का। उस टाइम पर अभी जियो नहीं आया था, लेकिन आपने देखा कि प्रतिस्पर्धा हुई, प्राइवेट सेक्टर में प्रतिस्पर्धा हुई, जियो भी उस क्षेत्र में आया और जियो ने आते क्या कर दिया, अपने रेट्स बहुत सारे डाउन कर दिए। शुरुआत में फ्री भी दिया, फ्री इंटरनेट भी दिया, और उसके बाद क्या करा, आज के टाइम पर भी यदि हम पर जीबी के हिसाब से देखेंगे तो अपने को अपन देखेंगे कि 3-4 रुपए पर जीबी से ज्यादा का रेट हमको नहीं पड़ेगा, इतना ही वो रेट पड़ेगा जीबी के हिसाब से हम देखेंगे, शायद इससे भी कम पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जब आपस में होता है कंपटीशन तो फायदा किसको पहुंचता है, फिर ग्राहक को। अच्छा, इनको कम से कम में देनी है सर्विस, तो अपने एफिशिएंट यूज तो करेंगे संसाधनों का। एक खास बात और इसमें देखने को मिलती है कि प्रतिस्पर्धा होती है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण से क्या होता है कि जो भी वस्तु का उत्पादन होता है, वस्तु या गुड्स, और दूसरी क्या होती है, सेवाएं, सर्विसेज। तो प्रतिस्पर्धा के कारण से जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है, वह क्या करना चाहती है कोई भी कंपनी, कम से कम मूल्य वाला करना चाहती है, और उसकी गुणवत्ता कैसी रखना चाहती है, अच्छे से अच्छी। अब आप खुद ही सोच के देखो, कोई चीज हमको कम से कम मूल्य पर मिले और क्वालिटी भी उसकी अच्छे से अच्छी हो, तो बताओ वो कंपनी की सेल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो प्राइवेट सेक्टर की जो इकोनॉमी होती है ऐसी ही होती है। यदि मैं आपको कंपैरिजन करूं, मान लिया कि कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, जैसे टेलीकॉम की बात ही करें, इस टेलीकॉम सेक्टर की ही बात करें, कोई प्राइवेट कंपनी ना हो, सिर्फ सरकारी हो। सरकारी में आपको मालूम है एक कंपनी है, क्या नाम है उसका, BSNL। अब भारत संचार निगम लिमिटेड ही हो मोबाइल के क्षेत्र में, और कोई कंपनी ही ना हो, तो आप बताओ इसकी जो सेवाओं का लेवल आज के समय पे आप देखते हो, इसकी सेवाओं का जो स्तर है, कुछ क्षेत्रों में अच्छा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एरिया में तो ऐसा है कि इसको बोल दिया गया है कि भाई साहब नहीं लगता। पुराने समय में तो कॉल भी लगने में मुश्किल आती थी, आज के समय पर डाटा की दिक्कत है कि कहीं ना कहीं नेट उतना फास्ट नहीं चलता। हो सकता है एक्सेप्शनल के लिए कुछ एरिया में अच्छा चलता हो, लेकिन ज्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं है। एक बात और देखो, मान लिया मोबाइल की सिम खरीदनी है आपको, यदि आप गए BSNL के किसी जो उसका आउटलेट है, उसका सेंटर है, ऑफिस है, और आपको मोबाइल की सिम चाहिए, वहां पर भी आपको क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि भैया खुद फॉर्म भरो, फोटो लगाओ, ये करो वो करो। बहुत सारी वो कहीं ना कहीं वहां के जो कर्मचारी है ना, वो कर्मचारी आपसे सारा काम करवाएंगे। जबकि प्राइवेट में जाओगे आप तो बताओ कर्मचारी आपसे काम करवाएंगे या खुद सारा काम करेंगे? आपके अनुभव है कि कर्मचारी खुद ही फॉर्म भरते थे, आजकल तो चलो इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन हो गया, लेकिन कर्मचारी खुद ही सारे फॉर्म भरते थे और खुद ही फोटो चिपकाते थे, और कहीं ना कहीं सिम हमको बेचने के लिए वो बिल्कुल तत्पर है। तो होता यही है कि यदि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होती है तो सभी लोगों की सेवा कर पाने में वो सक्षम नहीं हो पाती, इसीलिए सरकारों को क्या करना पड़ता है, ये प्राइवेटाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं तो अभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात ही कर रहा हूं, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो ऐसी सरकारी कंपनी आपको मिलेगी ही नहीं जैसे हमारी भारत की BSNL है। ऐसी कंपनी आपको अमेरिका में नहीं मिलने वाली। एक अलग बात हो सकती है कि कुछ उनके सरकारी कामकाज के लिए उन्होंने कोई लोकल सिस्टम बना रखा हो, लेकिन लोगों की सर्विस के लिए कोई इस तरह की सरकारी कंपनी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पर तो आप देखते हो कि प्राइवेट सेक्टर में आपको हमारी जो सरकार है, आपको देखने को मिलता है सरकारी होटल भी मिलेंगे, और सरकारी जो है होटल है, जो मेरा ITDC और ये होटल भी है सरकारी, सरकार हवाई जहाज भी उड़ा रही है, सरकार टेलीफोन की सेवा भी दे रही है, सरकार फर्टिलाइजर भी बना रही है, और सरकार जो है आपके पहले तो कार भी बनाया करती थी, मारुति कंपनी सरकारी थी, बाद में उसको प्राइवेट कर दिया गया, बेच दिया गया। तो सरकार ही सारे काम कर रही है। तो ये कोई जो है ना पूंजीवादी देश जो है इस चीज को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। लोगों का क्या मानना है कि आखिर सरकार जो है वो क्या करे, सरकार काम करे, देश की रक्षा का करे, और इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए अर्थव्यवस्था के संचालन वाले। तो ये सरकार रेगुलेशन का काम करे, कानून व्यवस्था का काम करे, देश की रक्षा का काम करे, और ये जो आर्थिक प्रणालियां ये किसके लिए छोड़ दी जाए, ये प्राइवेट सेक्टर को काम करने के लिए छोड़ दी जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो कि प्रतिस्पर्धा मिलती है, इसीलिए फिर वो कंपनियां भी अपने आप में सुधरने को प्रेरित होती है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर, इस प्रतिस्पर्धा की वजह से ही जो ग्राहक होता है, ग्राहक
ग्राहक की क्या स्थिति होती है, वो सर्वोच्च स्थिति में होता है कि प्रतिस्पर्धा का सबसे अच्छा फायदा किसको मिलता है, ग्राहक को ही मिलता है। एंड कस्टमर इज किंग। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में कस्टमर को क्या माना जाता है, किंग के समान माना जाता है कि कस्टमर ही राजा है, क्योंकि उस कस्टमर को ही कम से कम दाम पर अच्छी से अच्छी सर्विस देनी है। और कस्टमर आजाद है, फ्री है कि वह किसी भी कंपनी का क्या करे, चयन करे। और तो इस तरह से अपन देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का जो इकोनॉमी है उसका एक मेन जो उसका गुण है वो क्या है, प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का गुण। स्टूडेंट, यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बैक करके वापस से आप देख सकते हो। अच्छा, इसी में जो अपना अगला पॉइंट है, जो कैपिटलिस्टिक या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगला जो खास पॉइंट है वो क्या है, इसका एक खास मेन पॉइंट है, जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है कि पूंजीवादी जो प्रणाली है वो कैसे काम करती है। वो काम करती है मार्केट इंस्ट्रूमेंट पर, बाजार यंत्र पर, बाजार यंत्र। और बाजार यंत्र का अर्थ होता है डिमांड एंड सप्लाई की शक्तियां, मांग एवं पूर्ति की शक्तियां। देखो, अभी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या ये मांग पूर्ति की शक्तियां क्या है, तो मांग और पूर्ति की शक्ति को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप अपने देखते हो कि यदि मान लिया फ्लैट्स है, यदि मान लो मैं कहता हूं कि फ्लैट है बिकने के लिए तैयार, इधर है बहुत सारे ग्राहक और फ्लैट की संख्या कैसी है, सीमित है। तो आप देखोगे कि ग्राहक यदि बहुत सारे हैं, ग्राहक है ज्यादा, फ्लैट है कम, तो फ्लैट की मांग मांग बढ़ेगी, और फ्लैट की मांग बढ़ेगी तो फ्लैट का क्या बढ़ेगा, कीमत या प्राइस उसका बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जो अभी की कंडीशन इंडिया में देखने को मिल रही है कि फ्लैट तो है बहुत ज्यादा, फ्लैट बिकने के लिए जो है बहुत ज्यादा तैयार है, ग्राहक है कम, तो बताओ कि मांग में आ गई कमी, तो फ्लैट के मूल्य में क्या आ जाएगी, कमी। तो ये जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, इसमें जो प्राइसेस का निर्धारण होता है, मूल्य का जो निर्धारण होता है, वो बाजार की शक्तियां करती है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट करता है, सरकार का दखल नहीं होता। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है, वस्तु और सेवाएं के जो मूल्य होते हैं, उनका निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि सरकार कब करती है, जैसे मान लिया कि एक समय था कि हमारे इंडिया में सरकार डिसाइड करती थी जो कि कितनी पेट्रोल का, मान लिया जो पेट्रोल का मूल्य किसी कंपनी को मूल्य मिल रहा है, पड़ रहा है उसका मान लिया 80 रुपए, सरकार कहेगी कि नहीं आप तो 60 रुपए में ही उसको बेचोगे, और 20 रुपए जो सरकार है वह उस कंपनी को क्या दे देगी, सब्सिडी दे देगी। तो मूल्य किसने निर्धारण किया था, सरकार ने। सब्सिडी और दी जाती थी सरकार के द्वारा, लेकिन फिर सब्सिडी खत्म कर दी गई, और आज जो हमारे पेट्रोल डीजल का जो मूल्य होता है वो मार्केट प्राइस पर डिपेंड होता है कि बाजार की मांग और पूर्ति की जो शक्ति है उसके अनुसार वो निर्धारित हो रहा है कि पीछे से वो कितने पर खरीद हो रही है। फिर सरकार केवल टैक्स बढ़ाकर घटाकर प्राइस पे चेंज कर पाती है। सरकार कभी भी ये मूल्य निर्धारित नहीं करती कि नहीं तुम 80 रुपए पर पेट्रोल को बेचो या 85 पर बेचो। सरकार सिर्फ क्या कर सकती है, अपने टैक्सेस को वो बढ़ा सकती है, घटा सकती है, इसके कारण से मूल्य में चेंज हो जाता है। तो हमारा पेट्रोल डीजल के मूल्य बाजार की शक्तियों के अधीन है आज, लेकिन सरकार क्या कर सकती है, टैक्सेस को चेंज कर सकती है। तो ये जो हमारा जो कैपिटल सिस्टम होता है, कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ये हमारा मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड होता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं ज्यादा, गवर्नमेंट को टैक्स से अधिक आय होती है। अब देखो, प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी है, यदि प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सरकार को क्या मिलेंगे, वहां से फिर टैक्स मिलेंगे। कंपनियां ग्रो करेंगी, कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगी तो सरकार को टैक्स मिलेंगे। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो सरकार को वहां से इनकम टैक्स मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर की जो इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी है, यदि वो ग्रो करती है तो सरकार की इनकम में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, और सरकार की आय बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर एक और खास पॉइंट ये हो गया, जो हमने शुरू में भी बोला था कि प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी में लोगों की एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, उनकी शिक्षा चिकित्सा के स्तरों में भी वृद्धि देखने को मिलती है, ऐसा प्राय देखा जाता है, और जो विकसित देश है इनमें ऐसा देखा गया है। अब यहाँ पर अपना अब जो पॉइंट आएगा वो ये पॉइंट आएगा कि आखिर में कि ये जो प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी है, इसके नकारात्मक या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। अब तक तो देखो हमने ये खास बात देख ली कि हाँ अच्छा हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, फायदा मिल रहा है, लेकिन आगे जो अपना पॉइंट आएगा वो ये है कि आखिर में क्या नकारात्मक पक्ष है, क्या नेगेटिव पॉइंट रहेगा इस पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का। क्योंकि देखो अभी के समय पर हम अपने इंडिया में बात करें, हम आगे हालांकि पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन हमारे इंडिया में क्या हो रहा है कि हमारे इंडिया में हमारी गवर्नमेंट का जो झुकाव है वो कैपिटलिज्म की तरफ
प्राइवेटाइजेशन की तरफ लगातार वो बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है? जो मैंने फायदे गिनाए कि आर्थिक विकास तेजी से होगा और ये सारे फायदे एफिशिएंट होगी, लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज अच्छी क्वालिटी में कम से कम दामों पर मिलेंगे, ये सारी की सारी बातें वहां पर आ रही हैं। लेकिन इसके नेगेटिव पक्ष क्या है, क्या नकारात्मक बातें होती हैं जो ये पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसमें अपन देखते हैं। और ये जो नेगेटिव पॉइंट थे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के, जब मैंने आपको शुरू में बताया कि इंग्लैंड में इसके बाद का जो दौर था तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली चल रही थी, काफी प्रमोशन उसको मिल रहा था, तो आखिर में वो क्या नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से एक नई प्रकार की आर्थिक प्रणाली का भी उत्पत्ति उस समय पर हुई, बाद में हुई, वो क्या पॉइंट्स है? तो देखो, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसमें नकारात्मक जो पॉइंट्स है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के, नकारात्मक पक्ष क्या है? वो ये है कि जो अमीर है और गरीब है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में, जो अमीर और गरीब का जो अंतर है वो तेजी से बढ़ता है। अमीर गरीब का अंतर क्या बढ़ता है? तेजी से बढ़ता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में ऐसा देखा गया है कि जो मजदूर है, मजदूर का क्या होने लगता है, ये देखा गया कि मजदूर का शोषण होने लगता है, कम उसको वेतन दिया जाता है और काम कैसा करवाया जाएगा? ज्यादा काम करवाया जाएगा। ये प्राय देखा गया है। देखो होता क्या है, अमीर गरीब का अंतर बढ़ रहा है। देखो, जो पूंजीपति लोग हैं, कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की है, वहां पर काम करने के लिए कौन रहेंगे? लेबर रहेगा। तो ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या है कि कम से कम मूल्य पर ज्यादा से ज्यादा क्या करवाया जाए? काम करवाया जाए। और यदि मान लिया कि कोई फैक्ट्री का मालिक है, यदि फैक्ट्री का मालिक कम सैलरी देगा अपने कर्मचारियों को, तो एक बात बताओ, क्या उस मालिक का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसे में ये पूंजीवादी में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, ये आइडियोलॉजी उनकी हो जाती है कि कर्मचारियों को क्या दो? कम से कम सैलरी दो और ज्यादा से ज्यादा काम करवाओ। तो इसके कारण से एक तो ये होगा कि जो जो लेबर क्लास है, जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उनके पेमेंट में तो ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है नहीं, लेकिन जो मालिक है, मालिक लगातार क्या होता जाएगा? अमीर से अमीर होता जाएगा। तो ये देखा गया है कि अमीर और गरीब का अंतर तेजी से बढ़ता है। आपने कई बार न्यूज में आता है, हमारे इंडिया की मैं बात करूं, कि ऐसे कह रहे हैं कि कुछ ही हमारे इंडिया में उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनके पास ही बहुत ज्यादा पैसा क्या होता जा रहा है? इकट्ठा होता जा रहा है, बाकी लोगों की आय तो ज्यादा नहीं बढ़ रही। हालांकि देखो, यदि उद्योगपतियों की आय बढ़ती है तो कहीं ना कहीं फायदा तो उनके निचले वर्ग के कर्मचारियों को भी जाएगा, क्योंकि सैलरी उनकी भी इंक्रीज होगी। लेकिन ये जो अंतर बढ़ने का मीनिंग ये है कि एक साल बाद उसकी, यदि मान लो किसी में 100 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो कर्मचारी के जो पेमेंट है उसमें बहुत कम रुपए की क्या होगी? वृद्धि। या अंबानी की तो संपत्ति कुछ ही समय में, उसको तो कहते हैं अंबानी का कि सो रहा है, तो भी उसकी कीमतें, कंपनियों की, फैक्ट्रियों की कीमतें क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो उसका तो पूंजी आगे से आगे बढ़ती जा रही है, बाकी लोगों की पूंजी उतनी नहीं बढ़ रही। पूंजी क्या बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है, तो उनके खर्च भी बढ़ रहे हैं। तो ये देखा जाता है कि अमीर गरीब का अंतर बढ़ता है। और ये देखा गया कि मजदूरों का क्या होता है? शोषण, कम वेतन दिया जाता है, ज्यादा काम लिया जाता है। इंग्लैंड में पुराने समय में क्या हो रहा था कि इंग्लैंड में जो फैक्ट्रियां होती थी, वहां पर जो फैक्ट्री लगाई गई थी जिसमें लोग काम करते थे, वहां पे कर्मचारियों, जो श्रमिक थे वहां पर, उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था कि काम की दशाएं अच्छी नहीं थी, और उनको ना तो पर्याप्त समय आराम का दिया जा रहा था, ना उनको वेतन पर्याप्त मिल रहा था जितना वो काम करते थे। तो कहीं ना कहीं असंतोष की भावनाएं तो उनमें बढ़ रही थी। तो ऐसा देखा जाता है कि यदि पूंजीवाद का बहुत ज्यादा प्रसार भी होता है तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं वहां पर देखने को मिली है। इतिहास में ऐसी समस्याएं देखने को मिली है। फिर देखो एक और पॉइंट, कि ये जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली वाले हैं, इसमें क्या होता है कि देखो, प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट कमाना है, तो अब बताओ उसके लिए वो एक तो पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे। तो इसमें एक तीसरा पॉइंट आएगा, पर्यावरण का शोषण बढ़ता है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, पर्यावरण का बढ़ रहा है शोषण। कैसे बढ़ेगा? कि फैक्ट्री लगानी है, जंगल काटना है तो काट दो। फैक्ट्री लगा रहे हैं, धुआं निकल रहा है बहुत सारा, तो निकलने दो। फैक्ट्री है, उसमें से पानी जो गंदा निकल रहा है सीधे नदी में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, तो जाने दो। तो जब कैपिटलिज्म बढ़ता है तो ये देखा गया है कि पर्यावरण का शोषण भी क्या होता है? बढ़ता है। कैपिटलिज्म के बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण का शोषण बढ़ता है, क्योंकि पूंजीवादी जो विचारधारा होती है उसमें प्रॉफिट को महत्व दिया जाता है। अब यदि मान लिया
अभी आप देख रहे हो कि अभी गंगा साफ हो गई। कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, फैक्ट्रियां बंद हुई, तो उसके कारण देखा गंगा और ये नदियां साफ हो गई। सरकार जो काम नहीं कर पाई, 1985 में गंगा को साफ करना चालू किया था, वो काम सरकार नहीं कर पाई, वो काम अपने आप हो गया। भले ही अब वो श्रेय ले ले, लेकिन अब चुनौती किस बात की है कि वो क्या दोबारा से गंदी नहीं होगी गंगा। देखो जो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से गंदा पानी जा रहा है नदी में, अब फैक्ट्री को यहाँ पर लगाना है ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर का ट्रीटमेंट करके और फिर वो पानी जाए नदी में। लेकिन ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाना क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा नहीं तो पानी फिर से नदी फिर से गंदी होने लगेगी। ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे तो फैक्ट्री को क्या पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं पर्यावरण का अवनमन, नेचुरल जो है ये अपना जो एनवायरमेंट है वो अपना खराब तो हो ही रहा है, और कैपिटलिज्म के बढ़ने पर ऐसा होता भी है। फिर देखो एक पॉइंट और बोला जाता है, प्राइवेट सेक्टर की जो इकोनॉमी होती है उसमें एक पॉइंट और आता है, नेगेटिव पॉइंट्स में आता है, उसको बोलते हैं हिंदी में है उपभोक्तावाद की संस्कृति बढ़ती है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मास कल्चर। देखो मास कल्चर क्या है, उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है कि जो चीजें गैर जरूरी हैं, गैर जरूरी चीजों को भी इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाए उनका, कि ऐसे प्रदर्शित कर दिया जाए कि बहुत काम की चीज है। हम कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात कर ले, पेप्सी है, कोका कोला है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, अब एडवर्टाइजमेंट इतना किया जाएगा, डर के आगे जीत है, और 36 तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। जो बच्चे हैं और बाकी लोग हैं उनको लगेगा कि हाँ हमको तो इसको पीना है। आज का दौर तो फिर भी बदल गया। कभी आज से 20 साल पुराना जमाना था कि कोल्ड ड्रिंक शादी में जो मिलती थी तो उसको पीने के लिए सबसे बड़ी क्या होती थी, लाइन होती थी कि कोल्ड ड्रिंक मिल रही है वहां पर। 20-25 साल पहले की यदि बात करो, हमारे बचपन का जो दौर था, तो ये मास कल्चर ही है कि गैर जरूरी चीजों को इतना ऐड किया जाए, इतना ऐड किया जाए कि वो काम का लगने लगे। मान लिया कि अब ये पतंजलि वाले हैं, अब बाबा रामदेव ऐड निकाल दे, जादुई कंघा, ऐसा कंघा है जो गंजे के सिर के ऊपर यदि कंघा फेरेंगे तो बाल उग जाएंगे। एक बार ऐड आया सुबह, फिर दोबारा टीवी में आप देख रहे हो, फिर रेडियो में भी ऐड आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी ऐड आ गया, इतनी जगह ऐड आ जाएगा, आखिर में आपका दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई पर्सन का, आपका नहीं, कोई पर्सन यदि बाल कम है तो उसका दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाएगा कि क्यों ना इस कंघे को एक बार यूज ही कर लिया जाए। और कंघा फेरने से ऐसे बाल आने वाले तो है नहीं, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने बोला है, बाबा रामदेव के जो समर्थक है, नाराज होने की कोई बात नहीं है, समझाने के लिए बोला है। लेकिन यदि ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको उसको इतना ज्यादा ऐड किया जाए तो वो लगने लगे जरूरी, तो ऐसी जो संस्कृति होती है, इसी को क्या कहते हैं, वो भोक्तावाद की संस्कृति। और हमारे यहाँ ये बढ़ी रही है, आप इंडिया में देख रहे हो तो बढ़ी रही है। विदेशों का तो जो पूंजीवादी देश है उनमें तो कहना ही क्या, उनके वहां तो बहुत ज्यादा ये कल्चर है। दिखावे की संस्कृति इसको बोला जाता है कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, अपने आप को ज्यादा अमीर दिखाना और इन चीजों के ऊपर पैसा खर्च करना, उपभोक्तावाद की संस्कृति। अभी ये जो कोरोना लॉकडाउन हुआ है, सबसे ज्यादा जो प्रहार हुआ है वो किस पर ही हुआ है, इस पर ही हुआ है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पर। कि जो लोग हैं सिर्फ जरूरत की जो सामान है, सबसे पहले लोगों ने पेप्सी की बोतलें नहीं भरी है घरों में, लोगों ने क्या भरा है, उन्होंने अपना अनाज भरा है, चावल भरा है, आटा भरा है। लॉकडाउन की स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ है उसने लोगों को वास्तविकता बता दी कि असलियत में हमारे को जीवन जीने के लिए क्या चीजें जरूरी है और क्या चीजें क्या है गैर जरूरी, जिनके बगैर भी हम जी पाते हैं। तो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति है जो पूंजीवाद में बढ़ती ही बढ़ती है। फिर देखो दिखावे की संस्कृति भी कह सकते हैं। एक और पॉइंट होता है कि जो महिला होती है, महिलाओं का वस्तु के समान प्रदर्शन, ऑब्जेक्टिफिकेशन, महिलाओं का वस्तु के समान प्रदर्शन, महिलाओं का वस्तु के समान प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। मीनिंग क्या है महिलाओं का वस्तु के समान प्रदर्शन, कि ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है और प्राइवेट सेक्टर जो एडवर्टाइजमेंट करता है, उसमें महिलाओं का यूज इस रूप से किया जाता है कि महिला को एक जो समाजशास्त्री है वो ये बोलते हैं कि महिला को तो एक वस्तु बना दिया गया है जो कि कई सामानों को बेचने का क्या कर रही है, वो काम कर रही है। देखो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है कि कहीं ना कहीं यदि एडवर्टाइजमेंट्स में और महिलाओं का यदि रोल बढ़ रहा है तो उनकी आय के स्तर बढ़ेंगे, वो उसका एक पॉजिटिव पार्ट हो गया। लेकिन महिलाओं को क्या कर दिया जाता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दिया जाता है, और कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से उसको क्या माना जाता है, इतना अच्छा उसको माना नहीं जाता। और जो आप टीवी के एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तब भी ऐड होंगे, अच्छे ऐड है तो है ही, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिफिकेशन के रूप में समाजशास्त्री बोलते हैं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। महिलाओं का वस्तु के समान क्या किया जाता है, प्रदर्शन, और महिलाएं ही सारी चीजें बेचने का क्या कर रही है,
काम करेंगे इन चीजों को बेचने का। तो पूंजीवाद का एक दो पॉइंट और है नेगेटिव, और ये अपने को याद रखना है, हमेशा आपको काम आएगा। आप चाहे अपना जो आईएएस का मेंस आरएस मेंस एग्जाम दोगे वहां पे काम आएगा, ऐसे लिखोगे तब काम आएगा। ये जो पूरी आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म की काम आएगी। यहाँ पर एक पॉइंट जो और है वो है कि जब कैपिटलिज्म बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, औद्योगिकरण बढ़ता है, औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण भी बढ़ता है। तो देखो जब प्राइवेट ये बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, पूंजीवाद बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, जैसे अपना अगला पॉइंट है कि हमने कहा कि औद्योगिकरण बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन औद्योगिकरण औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं नगरीकरण बढ़ता है, लेकिन इसके साथ औद्योगिकरण नगरीकरण जनित समस्याएं बढ़ती हैं, जैसे कि स्लम्स, मलिन बस्ती। देखो शहरों में क्या होगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा, नगरों में ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, तो क्या होता है कि स्लम्स बनने लगते हैं। देखो जो हर कोई तो महंगा आवास अफोर्ड नहीं कर सकता, ना तो खुद के घर ले पाते हैं, ना ही महंगे किराए वाले घर ले पाते हैं। आखिर में कम आय वर्ग यदि है तो कहीं ना कहीं मलिन बस्तियों में, स्लम्स में वो रहने को मजबूर हो जाएंगे, सस्ता वहां पर किराया रहेगा और उनको सस्ते में मिलेगा, तो मलिन बस्तियों की समस्या उत्पन्न होगी। आबादी बढ़ती जाएगी, शहरों पर बोझ बढ़ता जाएगा, शहर पर जो जनसंख्या का बोझ है वो बढ़ता जाएगा। अच्छा फिर देखो और क्या होगा, जनसंख्या का बोझ बढ़ेगा, फिर इससे क्या होगा, देखो सीवर प्रणाली पर भार पड़ेगा, और जो हमारी जो जल की व्यवस्था उस पर दबाव पड़ेगा, फिर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होगी, शहर में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी। तो पूंजीवाद के बढ़ने से ये सारी चीजें भी नेगेटिवली इंपैक्ट यहाँ पर होती रहती हैं। फिर ये सब चीज होने पर क्या भी होगा, एक चीज और भी यहाँ पर होती है कि पूंजीवाद में सब तरफ दिखावे की संस्कृति है, पैसे की बात है सब तरफ। तो एक और यहाँ होता है कि यदि मान लिया कि कुछ लोग हैं मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपराध भी करेंगे। कुछ लोग, जैसे हमने श्रमिकों की बात की, यदि श्रमिकों में असंतोष के भाव भर जाएंगे कि हाँ मालिक तो क्या करता है कि मालिक तो सारा मुनाफा कमा रहा है, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा, यदि वो असंतोष की भावना है तो कहीं ना कहीं अपराध हो सकते हैं। प्लस मलिन बस्ती है, बहुत सारे युवा लोग यदि भटक जाएंगे अपराध कर सकते हैं। तो पूंजीवाद के साथ एक बात और भी देखी गई है कि पूंजीवाद बढ़ने के साथ साथ ये जो अपराध होते हैं, अपराधों में भी क्या मिलती है, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे कि कैपिटलिज्म के पॉजिटिव्स क्या है और कैपिटलिज्म के नेगेटिव्स क्या है। अब इसमें अपना जो टॉपिक है इसमें थोड़ी सी बात मैं ये करूंगा, क्या आज के समय पर, देखो अपना जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें मैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करूंगा, क्योंकि पूंजीवाद में जो खामियां थी, इन खामियों की वजह से समाजवादी अर्थव्यवस्था आई। लेकिन उससे पहले आखिरी एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगा, क्या आज के टाइम पर, आज के समय पर जो हमने बोला अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, क्या कोई शुद्ध रूप से पूंजीवादी देश है? तो आज के समय पर ये जो कैपिटलिस्टिक देश है ये भी शुद्ध रूप से पूंजीवादी नहीं रह गए हैं। इसके कारण क्या है, हमने शुरू में बोला था लेसेज फेयर, कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, लेकिन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है आज के समय पर। अभी आप कोरोना के समय में ही देख रहे हो, ये जो सरकारें हैं अमेरिका की और बाकी देशों की, लोगों को सीधे सीधे क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। कैपिटलिस्टिक जो देश होते हैं, प्योर कैपिटलिस्टिक देश जो होता है, वो किसी तरीके से लोगों को सीधे पैसे देने का या फ्री में पैसे देने का या पेंशन देने का, ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी में तो जो कमाएगा उसके पास ही पैसा जाएगा, लेकिन अब सरकारें ऐसे काम करने लगी हैं। तो आज के समय पर यदि कोई हमसे पूछेगा क्या कोई शुद्ध रूप से प्योर कैपिटलिस्ट देश बचा है क्या, तो कोई प्योर कैपिटलिस्टिक देश नहीं बचा है। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकली हम यही कहते हैं कि वो पूंजीवादी देश है। निश्चित रूप से कुछ उनकी नीतियों में थोड़े बहुत परिवर्तन आए ही हैं। तो मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं बात करूंगा समाजवादी आर्थिक प्रणाली की और उसके आगे की मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कैसा रिस्पॉन्स आएगा स्टूडेंट्स पर, इसी पे डिपेंड करेगा कि मैं कितने वीडियो रेगुलर बनाऊंगा। और लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।